डार्क एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है अपनी नई टीम बनाता है जिसके अंदर मोस्टली ज़्यादातर विलन्स होते हैं और कुछ हीरोज़ भी शामिल होते हैं, लेकिन उनको उसने माइंड ट्विस्ट कर दिया होता है जो कि उसकी साइड ले रहे होते हैं। और वहीं पे हमने देखा था कि विक्टर वॉन डूम को जब लैटविरिया छोड़ने के लिए उसके एजेंट जा रहे होते हैं जो कि इनकी डील का एक हिस्सा होता है, तो वहाँ पे मॉर्गन लीफे आ जाती है, डॉक्टर वॉन डूम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो तभी नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने डार्क एवेंजर्स की टीम को असेंबल करता है फर्स्ट टाइम और उसको बचाने के लिए वहाँ पे जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो पता चलता है कि मॉर्गन लीफे वो कोई हल्की फुल्की चीज़ थी ही नहीं। सबसे पहले उसने जिस एवेंजर्स का काम तमाम करा वो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट सेंट्री था। और उसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न और बाकी सारे के सारे जो एवेंजर्स थे उन लोग की धुलाई होना शुरू हो गई थी। अब आगे तो हम यहाँ से एवेंजर्स टावर पर शिफ्ट होते हैं कुछ दिन पहले और यहाँ हम देखते हैं कि एक दरवाज़ा खुलता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न इंटर होते हुए बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग बॉब, कैसे हो तुम। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्री जो है यानी कि बॉब रेनॉल्ड्स वो बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि ओह हेलो, तुम कौन। तो नॉर्मन बोलता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि अब हम लोग नेबर्स बनने जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, मेरा नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम बॉब है। तो नॉर्मन बोलता है कि वो क्या तुम्हारी वाइफ है। तो बोलता है कि हाँ वो सो रही है, वो काफ़ी सोती है। तो नॉर्मन बोलता है क्या वो ठीक है। तो बॉब बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो ऑसबॉर्न बोलता है क्या वो सांस ले रही है। तो बोलता है कि क्या मतलब, नहीं इसका मेरा मतलब ये नहीं था, वो सिर्फ सो रही है, वो ठीक है बिल्कुल। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये बताओ कि तुम कैसे हो बॉब, तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कैसा सब कुछ चल रहा है। तो बोलता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो बोलता है कि हाँ मैं इसलिए ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि टोनी स्टार्क की फाइल्स मैंने पढ़ी हैं जो तुम्हारे बारे में उसने लिखी थी। तो बॉब पूछता है कि अच्छा उन फाइल्स के अंदर ऐसा क्या लिखा था। खैर जाने भी दो, मैं समझ सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ होगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो टोनी जो था तुमसे थोड़ा बहुत डरता था। तो अब बॉब बोलता है अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कि मैं ये बात जानता हूँ और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो मेरे बारे में इस तरह से सोचते हैं और लिंडी भी, वो भी मुझसे काफ़ी हद तक डरती है। तो ऑसबॉर्न उसके करीब आता है और बोलता है कि तुम्हें किस बात का डर है, तुम ये मुझे बताओ। तो बोलता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स, समटाइम्स ये ज़्यादा बहुत बढ़ जाती हैं और मुझे बहुत हार्ड टाइम प्रोवाइड करती हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जैसे तुम कह रहे हो ना उसी टाइप के कुछ इश्यूज़ हैं और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आज यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ बॉब। ऑसबॉर्न बोलता है क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो बॉब कि मैं कौन था और मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। तो बोलता है कि बॉब नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, बस इतना सुना है कि तुम स्पाइडरमैन के कोई विलन थे। तो बोलता है क्या तुमने कभी ग्रीन गॉब्लिन का नाम सुना है। तो बोलता है कि हाँ नाम तो मैंने उसका सुना है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वो कभी मैं हुआ करता था लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ। तो बोलता है क्या मतलब, तुम ओरिजिनल ग्रीन गॉब्लिन हुआ करते थे। तो बोलता है कि हाँ सबसे पहला और ओरिजिनल ग्रीन गॉब्लिन वो मैं ही हुआ करता था। और बॉब बोलता है और इस वक्त तुम मेरे हाउस के अंदर बैठे हुए हो, मतलब ये सब क्या हो रहा है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं अब ग्रीन गॉब्लिन नहीं हूँ बॉब, मैं पहले कभी हुआ करता था लेकिन अब हर चीज़ अंडर कंट्रोल है और मुझे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल है। अब तुम यकीन नहीं कर सकते कि मैं इतना ज़्यादा अंडर कंट्रोल हूँ कि उन लोगों ने मुझे टोनी स्टार्क की जॉब दे दी है। अब ये बिल्डिंग मेरी हो चुकी है, अब एवेंजर्स को मैं चला रहा हूँ, अब हर चीज़ के ऊपर सिर्फ मेरा कंट्रोल होने वाला है बॉब। और अगर मेरी मानो बॉब तो तुम भी सबको कंट्रोल कर सकते हो, तुम चाहो तो इसको चूज़ कर सकते हो। तो बॉब बोलता है कि नहीं मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम बिल्कुल ये सब कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर जो तुम नहीं कर सकते हो। तो बॉब बोलता है कि तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि मैं किन चीज़ों से गुजरा हूँ और मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ मुझे पता है क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ होता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम मुझे फिर बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, मुझे डिटेल में जानना है। और इससे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो सेंट्री से क्लोज होने की कोशिश कर रहा है और बोलता है कि देखो मैं समझता हूँ कभी मुझे भी वो जो है आवाज़ें सुनाई दिया करती थी बॉब, वो विस्पर्स जो मेरे कान में आके गुनगुनाया करती थी, मुझे गलत गलत काम करने के लिए उकसाया करती थी, मुझसे भीख मंगा करती थी कि मैं वो चॉइसेस को इख्तियार करूँ जिसके ज़रिए लोगों को नुकसान पहुँचेगा, उन लोगों को जिनसे मैं प्यार करता हूँ। ये सब मेरे साथ भी बहुत अरसे तक होता रहा और मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया इसको कंट्रोल करने में, लेकिन आखिरकार देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैंने सबको कंट्रोल किया है। तो बॉब बोलता है कि वॉइसेस, क्या तुम्हें भी कुछ वैसी वॉइसेस सुनाई देती हैं। तो
तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वॉइसेस जैसी तुम्हें सुनाई देती है बिल्कुल वैसी मुझे भी सुनाई देती थी। तो बॉब बोलता है क्या उसने मेरी फाइल के अंदर उस आदमी के बारे में बात करी है? ऑसबॉर्न बोलता है कि किसके बारे में, कहीं तुम वॉइड की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उसने वॉइड की बात करी है उस फाइल के अंदर। और वॉइड का नाम सुनते ही सेंट्री की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन ऑसबॉर्न वो उसकी आंखों में ही झांक रहा होता है। और बॉब बोलता है घबराते हुए कि वॉइड वो मैं ही हूँ, वो हमें इस वक्त देख रहा है, वो मुझे हर वक्त देख रहा होता है, वो हर चीज़ सुनता है, वो हर चीज़ करता है। मतलब मैं दुनिया में जो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करूँ वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। अगर मैं एक क्रैशिंग एरोप्लेन को बचा लेता हूँ तो वो कहीं दुनिया में जाके जो है एक बोट को डुबा देता है। मतलब जितने लोग मैं बचाता हूँ उतने को मार देता है। मैं दुनिया को बचाता हूँ, वो दुनिया को खतरे में डालता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो बॉब, ये वॉइड तुम हो। तो बॉब ये सुन के जो है अफसोस करने लग जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे ये सब बातें करनी चाहिए, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना चाहिए, तुम ये सब नहीं कर सकते हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो बॉब, मेरी बात ज़रा कान खोल के सुन लो कि यहाँ पे सिर्फ तुम मौजूद हो और कोई नहीं। यहाँ पे कोई सेंट्री मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई वॉइड मौजूद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बॉब रेनॉल्ड्स मौजूद है और एक सेंट्री मौजूद है जिसके पास ये सारी की सारी शक्तियाँ हैं और वो सिर्फ तुम हो। ये मैं समझता हूँ कि सेंट्री इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि इसको शायद हम में से कोई भी हैंडल ना कर पाए, लेकिन ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम ये समझते हो कि वॉइड जो है वो तुम नहीं हो और तुम सिर्फ सेंट्री हो। और मुझे एक बात बताओ, क्या जब तुम सेंट्री बने थे तो क्या ये वॉइड तुम्हारे पास उससे पहले से था? तो बॉब बोलता है कि नहीं, जब मैं सेंट्री बना तो ये वॉइड तभी मेरे पास आया था। तो बोलता है कि देखो, ये तो काम हमारे लिए और आसान हो गया, ये तो सिर्फ केमिकल्स हैं बॉब, केमिकल। मतलब ये तुम्हारे दिमाग के अंदर एक केमिकल लोचा करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें सोचने पे मजबूर करते हैं कि वॉइड जो है वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ये तुम अपना जितने आप पे जितना सोचोगे उतना ही ज़्यादा वॉइड तुम्हारे ऊपर हावी होता रहेगा। तुम्हारे अंदर इस वक्त इतनी शक्ति है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो अपने आप के अंदर के डीमंड्स को कंट्रोल करना मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए बहुत आसान काम है। अगर तुम कंसंट्रेट करो तो इसको आसानी से कर सकते हो। तो बॉब बोलता है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो कि ये जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। मैंने थेरेपी ली है, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि बॉब तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे हो। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तुमने मुझे इंस्पायर करा है कि काश मैं भी तुम्हारी इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता। मैं यहाँ पे आज तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ऑनर महसूस कर रहा हूँ, स्पेशली टुडे, कि हम आपस में बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो बॉब बोलता है कि आज ऐसा क्या है? तो बोलता है कि आज वो दिन है बॉब जिसमें हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। हम तुम्हें सही रास्ते के ऊपर लेकर आएंगे और आज के बाद तुम जो सब सोचते हो वो सब कभी नहीं सोचोगे। आज तुम और मैं यहाँ बैठ के डिसाइड करने वाले हैं कि हम अपनी ज़िंदगी फुलेस्ट फॉर्म में किस तरह से गुजारेंगे। और मैं तुमसे यहाँ पे एक आज वादा करने के लिए आया हूँ कि कुछ भी अब से बुरा नहीं होने वाला। तो वॉइड बोलता है कि अगर वो आया? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है बॉब, तुम मेरे साथ ये कहते क्यों नहीं हो, कहो मेरे साथ। तो बॉब बोलता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि वो वॉइड यहीं पे मौजूद है और वो मेरे अंदर है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैंने कहा कि मेरे साथ दोहराओ कि यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है, लेकिन बॉब अभी भी यही बोल रहा था कि वो है। ऑसबॉर्न यही बोलता है कि यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है और वहाँ पे सेंट्री वो चुप हो जाता है। और ऑसबॉर्न अपनी चेयर पे खड़ा होता है और बोलता है कि देखो बॉब, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ मौजूद हूँ और बताओ कि मुझे यहाँ पे कौन डराने के लिए मौजूद है। देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। क्या वॉइड क्या तुम यहाँ मौजूद हो? तो मेरे सामने आओ। और इस तरह बॉब देखता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है, कोई गॉब्लिन नहीं है, कहो मेरे साथ कि कोई वॉइड नहीं है। और इस तरह सेंट्री बोलता है कि यहाँ पे तो कोई वॉइड नहीं है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है, यहाँ पे कोई वॉइड नहीं है और ना ही कभी कोई हुआ करता था। और वहीं पर ऑसबॉर्न आता है और बोलता है अब बताओ मुझे, क्या वो तुमसे अभी भी बात कर रहा है? तो बॉब बोलता है कि कौन? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि वॉइड, और कौन, क्या तुम उसको सुन सकते हो? तो बॉब बोलता है कि नहीं। तो ऑसबॉर्न बोलता है क्या तुम उसको देख सकते हो? तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो बोलता है कि तुम ना उसको देख सकते हो ना सुन सकते हो, क्योंकि वो असल में है ही नहीं, यहाँ पे कोई वॉइड है ही नहीं, बल्कि कोई वॉइड कभी हुआ ही नहीं करता था, तुम सिर्फ इसको सोचते हो मेरे दोस्त। तो बॉब मुस्कुराता और बोलता है कि वाकई में जब तक मैं ये सोचता रहूँगा मतलब कोई वॉइड नहीं आएगा। अब जब हमारे मामला सेट हो गए तो मैं तुमसे खुल के बात करता हूँ। हम तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले हैं और मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने वाला हूँ। हम दोनों मिलके वो करेंगे जो टोनी स्टार्क, निक फ्यूरी और कैप्टन अमेरिका तक नहीं कर पाए थे। हम तुम्हें जो है एक हीरो बनाएंगे। मैं तुम्हें एक एवेंजर्स बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया की नज़र में एक हीरो बनो जो कि आयरन मैन तुम्हें आज तक छुपाता आया है। तो बॉब मुस्कुराता और बोलता है कि वाकई में ये सब हम आज करेंगे, अभी करेंगे? तो ऑसबॉर्न बोलता है कि आज नहीं, अभी नहीं। आज तो तुम जाओगे, शावर लोगे, शेव करोगे, खाओगे पियोगे और आराम करोगे। तो बॉब बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ें महसूस ही नहीं होती हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं इसलिए तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि तुम इसके ज़रिए एक इंसान की तरह महसूस कर सको। उन लोगों ने तुम्हें महसूस करवाया कि तुम सिर्फ एक बॉब हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ बॉब नहीं बल्कि एक इंसान की तरह फील करवाना चाहता हूँ कि तुम भी एक नॉर्मल इंसान बॉब हो, कोई सेंट्री बॉब नहीं हो।
तो सेंट्री बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी। मतलब मुझे हॉट शावर्स बहुत पसंद है, मुझे हैम बर्गर्स वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने काफ़ी टाइम से तो कुछ खाया ही नहीं है, मतलब मुझे कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखा, बिल्कुल यही तुम्हारा सारा मसला है। जब तुम अपनी इंसानियत को अपने अंदर से डिनाई करना शुरू कर दोगे तो तुम एक नई चीज़ को क्रिएट कर लोगे, और वो वॉइड है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि एग्जैक्टली, अब तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो वहाँ पे सेंट्री बोलता है कि ओ माय गॉड, तुमने क्या बात कही है, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब तुम रो रहे हो, चलो ये अच्छी बात है, ये भी एक इंसान वाली फीलिंग है। मुझे ये देख के अच्छा लगा है कि तुम जो है अपने आप को इंसानों की तरह समझ रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो, अपने आप को रियलाइज कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बिल्कुल अब तैयार हो तुम। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो बॉब, ये जितना आसान नहीं है जितना मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें हर रोज़ाना काम करना होगा, हर वक्त काम करना होगा। तुम्हें इसके लिए अपनी एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें तुम्हें हर अपने आप को बार बार ये याद दिलाना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अपने आप से जो है बातें करनी पड़ेंगी, तुम्हें अपने आप को जो है इंजॉय फील करवाना होगा, अपने आप को खुश रखना होगा। तुम्हें जो है सिर्फ मेरी तरह सब कुछ करना है जैसे मैं करता आया हूँ। मैंने भी अपने ग्रीन गॉब्लिन को अंदर कहीं दफना दिया, और तुम्हें भी इसी तरह इस वॉइड को अपने से नीचे ही रखना है हमेशा। तुम उससे हमेशा लड़ते रहोगे और तुम वो बन जाओगे बॉब रेनॉल्ड्स। और इस चीज़ में मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा बॉब, हर रोज़ाना, हर एक लम्हे। और अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो सेंट्री बोलता है क्या वाकई में तुम मेरे साथ रहोगे। तो बोलता है कि बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा नहीं कि हम नेबर्स बनने वाले हैं, मेरे मतलब हम तो टीममेट्स, हम लोग रूममेट्स बनने वाले हैं, हम लोग हमेशा एक साथ होने वाले हैं। तो सेंट्री बोलता है कि मैं तुमसे सच कहूँ, आज तक मुझसे किसी ने भी इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करी है। तो ऑसबॉर्न बोलता है पता है इसकी वजह क्या है कि तुमसे कोई ऐसे बात क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम्हें कोई समझ नहीं पाता है जिस तरह मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। मेरी बात पे विश्वास करो, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब ये सब काम करना शुरू करता है, जब वो मूवमेंट्स तुम्हें महसूस होना शुरू होंगी, तो ये वाकई में वर्थ इट होता है। और इस वक्त नॉर्मल ऑसबॉर्न वहीं पे फ़ौरन अपना फ़ोन निकालता हुआ बोलता है कि विक्टोरिया, मैं चाहता हूँ कि इस वक्त तुम अपने बंदों को बाहर भेजो और बर्गर और फ्राइज़ का इंतजाम करो फ़ौरन। और ये सबके लिए ऑर्डर करना, जितने लोग इस मेंशन के अंदर मौजूद है सबके लिए चीज़ बर्गर, शेक्स, फ्राइज़, बेकन, बर्गर, ओनियन रिग्स, जो कुछ भी उन लोग के पास मौजूद है सब आज यहाँ पे मंगवाया जाए। तो विक्टोरिया, तुम क्या समझ रही हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। जो मैंने कहा सब कुछ अभी फ़ौरन यहाँ पे मंगवाया जाए। और ऑसबॉर्न बोलता है कि सेंट्री, मैंने तुम्हारे लिए 5 लोगों के बराबर बर्गर मंगवा दिए हैं, अब तुम उसको खाओ पियो और मज़े वाली अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दो। और बेसिकली हम देखते हैं कि इस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न ने सेंट्री का माइंड वॉश करा है, उसके साथ एक लिंक बनाने की कोशिश करी, और इसी वजह से जो है सेंट्री इस डार्क एवेंजर्स की टीम के अंदर मौजूद है। ये वजह नहीं है कि सेंट्री एक विलन बन चुका है, बल्कि उसका दिमाग उसने इस तरह से वॉश करा है, उसका माइंड इस तरह से मैनिपुलेट करा है कि सेंट्री खुद विलिंगली जो है वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ खड़ा हुआ है। और वहीं पे हम देखते हैं कि उसकी वाइफ लिंडी जो है वो नींद में नहीं बल्कि होश में होती है, और वो सब कुछ ये सारी बातें उसकी सुन रही होती है। और लिंडी समझ चुकी थी पहले कि बॉब कितना ज़्यादा खतरनाक है, और ये सुन के वो और ज़्यादा डर जाती है कि अब नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके साथ पता नहीं क्या क्या करने वाला है और उसे क्या करवाने वाला है। लेकिन 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 मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि जहाँ लिंडी बैठ के ये सब देख रही होती है, तो हम देखते हैं कि लिंडी को भी कोई और देख रहा होता है और अजीब व गरीब मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं। और बेसिकली हम देखते हैं कि हम यहाँ से कैसल ऑफ मोर्गाना लीफे 690 AD के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मोर्गान लीफे जो है वो वापसी पास्ट में आके ये सारी चीज़ें देख रही होती है और बोलती है कि वाटर ऑफ एलेवन, मुझे दिखाओ मेरे एनिमीज़ के सीक्रेट, मुझे बताओ जिनसे मैं लड़ने वाली हूँ, मुझे बताओ कि मैं उस तरह उनको जंग में किस तरह से हरा सकती हूँ। और ये यही वजह थी जिस तरह से जो है मोर्गान लीफे ने सेंट्री का काम तमाम कर दिया था प्रेजेंट में दोबारा आके। तो अब हमें बताया जा रहा है कि उसने किस तरह से सेंट्री को मारा, उसने उसकी सारी वीकनेसेस देख ली थी, उसके माइंड में कुछ ऐसा डाला जिससे सेंट्री वो खुद गायब हो गया। और इस तरह हम देखते हैं कि मोर्गान लीफे जो है वो वहाँ पे सबके जो है फियर्स देख रही होती है, यहाँ पे वो ग्रीन गॉब्लिन की पूरी हिस्ट्री वगैरह देख रही होती है कि वो कौन है, वो क्या है, डेकेन के बारे में देख रही होती है, यहाँ पे वो जो है विक्टर वॉन डूम की चीज़ें देख रही होती है, बुलजाई की चीज़ें देख रही होती है, मतलब वो सबके सारे राज जान रही होती है। और इसी वजह से वो दोबारा प्रेजेंट में आती है और उन लोग के ऊपर भारी भी पड़ रही होती है और बोलती कि तो ये हैं विक्टर वॉन डूम के प्रोटेक्टर, ये हैं वो अवेंजर्स, ये हैं वो वॉरियर्स। मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ कुछ पागल और चोर लोग हैं, ये मर्डरर्स और डिविएंट्स हैं, और ये लोग गॉड ऑफ वॉर के साथ रह रहे हैं। इंटरेस्टिंग है ये। और मोर्गाना बोलती कि चलो अब मैं जाके उनका बेस्ट दिखाती हूँ अपना, ये मेरी ही गलती थी कि मैंने उनको हल्का लिया था, लेकिन मैं चाहूँ तो जाके किसी भी टाइमलाइन में से उनको एग्जिस्टेंस में से रिमूव कर सकती हूँ, लेकिन फिर वो भी करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी टाइमलाइंस हैं और हो सकता है कि किसी न किसी में मेरी लाइफलाइन जो है वही ख़तरे में पड़ जाए और हम सब कुछ हार जाएं। नहीं, मुझे जाना होगा, उनको फेस करना होगा उस बैटल के अंदर और अपना पॉइंट बनाना होगा। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी और इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं मर के वापसी ना आऊँ। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं प्रेजेंट के अंदर, कैसल डूम लेटविलिया के अंदर, जहाँ पे मोर्गाना लीफे दोबारा वापसी आ गई होती है और इन लोग के ऊपर ख़तरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स को अनलीस्ट कर दिया होता है।
और ऑसबॉर्न बोलता है कि हैमर दिस इज नॉर्मन ऑसबॉर्न। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी सिचुएशन क्या है। ऑसबॉर्न बोलता है कि हमारी सिचुएशन वो बहुत खतरनाक है, हम लोग इस वक्त मिस्टिकल क्रिएचर्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इनसे कैसे निपटें। क्या तुम्हारे पास कोई इंटेल वगैरह है, क्योंकि सेंट्री वो यहाँ से जा चुका है, वो चले गया है। और वहाँ पे हैमर के एजेंट सुन के एकदम हैरत में जाता है कि सेंट्री चले गया। तो बोलता है क्या आपको बैकअप की ज़रूरत है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कोई बैकअप नहीं भेजना, यहाँ पे एक आदमी को भी नहीं भेजना। तो एरीज बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें कुछ बैकअप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि अगर हम एवेंजर्स जिनको एरीज गॉड ऑफ वॉर लीड कर रहा है वो यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं लोगों का, तो कुछ आदमी गन्स के साथ क्या बिगाड़ लेंगे। हमें जो इस बारे में इंटेल की ज़रूरत है, मेरे सर्वर्स के अंदर जल्द से जल्द इंटेल डाउनलोड की जाए मॉर्गन लीफे के मुताबिक जितनी भी है। तो उसके एजेंट बोलते हैं कि बिल्कुल सर, हम इसके ऊपर लगे हुए हैं। और ऑसबॉर्न बोलता है कि एरीज अगर तुम्हारे पास कोई खास खूबी है या तुम कुछ और कर सकते हो तो मेरे ख्याल में यही सही वक्त है एरीज कि तुम हमें बता दो। तो एरीज वहाँ पे हम देखते हैं कि गुस्से से एकदम पागल हो गया होता है, मतलब उसको तो वॉर के लिए बनाया गया और वो वॉर आज उसको ऐसी मिल गई होती है कि वो उसके लेवल की होती है। और बोलता है कि मोर्गाना लीफे, तुम वापसी जल्दी से लौट कर आओ और मुझसे मुकाबला करो। मैं एरीज सन ऑफ ज़्यूस लॉर्ड ऑफ वॉर, और इस बार जब तुम वापसी लौट कर आओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम अपने ये सारे के सारे हेल बाउंड्स अपने साथ वापसी लेके जाओ और इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से चली जाओ दूर। तुम मेरी बात मानोगे क्योंकि मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, वरना मेरा एक्स तुम्हारी गर्दन के ऊपर काफ़ी भारी साबित होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि एरीज गुस्से से पागल हो ही रहा होता है। अचानक हम देखते हैं कि एरीज का हाथ वो पत्थर का बनना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता एरीज गॉड ऑफ वॉर पूरा वो पत्थर का बन जाता है। मतलब मोर्गाना लीफे ने यहाँ पे जो है सीधा सीधा एरीज और विक्टर वॉन डूम, दो खतरनाक किस्म के पावरफुल सुपर हीरो और सुपर विलन्स को जो है पत्थर में बदल दिया। मतलब विक्टर वॉन डूम वो तो हिल ही नहीं रहा है और एरीज उसको तो लिटरली उसने पत्थर का बना दिया है। और वैनम वगैरह देख के ये सब एकदम हैरत में रह जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। और ऑसबॉर्न बोलता है कि इसकी जितनी भी इंटेल है मुझे जल्द से जल्द दी जाए। और वहीं पे मोर्गाना दोबारा आती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों का सरेंडर एक्सेप्ट करती हूँ और तुम लोगों की गुलामी कबूल करती हूँ। लेकिन पीछे से चक 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 आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ से हॉकाई ने जो है दूर से उसको तीरों से छन्नी छन्नी कर दिया होता है। मेरे ख्याल से तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, तो जाओ जाके जहन्नुम में चलो। और इस तरह हम देखते हैं कि मिस मार्वल वगैरह बोलती है कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम करा, लेकिन मुझे इन डीमन से काफ़ी ज़्यादा नफरत है। और वैनम भी वहाँ पे पागल हुआ होता है और बोलता है कि वापसी आओ यहाँ पे, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सारे के सारे डीमंस को खा जाऊंगा। तो वहाँ पे सब एक दूसरे को जो है बोलते हैं कि तुम ज़रा ठंडे हो जाओ स्पाइडी बॉय, तुम्हें क्या हो गया है। तो बोलता है कि मैं ठंडा हो जाऊँ, उस एलियन ने मुझे अभी भी खाने की कोशिश करी है। तो डैकिन बोलता है कि खाने के नाम से तुम्हें इतनी क्यों चिढ़ हो रही है, तुम भी तो कुछ ऐसा ही करते हो। तो एलन पेट्रियल बोलता है कि हॉकाई तुमने बहुत बढ़िया काम करा, तुम्हारे लिए 10 गोल्ड स्टार्स। डूम क्या तुम होश में आ गए हो। लेकिन हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम वो एकदम होश में नहीं होता और वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ होता है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि विक्टर क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हमें नहीं पता कि हम इससे कैसे जीतेंगे। तो वैनम बोलता है क्या मैं इसको हिला के देखूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, तुम इसको कोई हिलाने वाले नहीं हो। तो मिस मार्वल बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें इसको यहाँ से बाहर ले जाना चाहिए, इसके ऊपर किसी मैजिक का असर हुआ और वो मैजिक लेडी किसी भी टाइम वापसी आती ही होगी। तो मार्वल बोलता है कि हमने उसको 2 बार मार दिया, मेरे ख्याल से वो नहीं आने वाली। तो मिस मार्वल बोलती है कि वो वापसी दोबारा आएगी, हम उसको जितनी बार भी मार लें, चाहे 5 बार या 10 बार, वो वापसी आके रहेगी, वो एकदम गोल्ड है यार। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मिस मार्वल, हमें विक्टर को यहाँ से निकालना पड़ेगा और अपनी नई पोजीशन पे जाना पड़ेगा, वरना वो वापसी यहाँ और हमारे ऊपर काफ़ी भारी पड़ेगी। लेकिन वहीं पे जो है विक्टर वॉन डूम की अचानक आंखें खुलती है और बोलता है कि बहुत देर हो गई है। और हॉकाई चिल्लाते हुए आता है कि सब फैल जाओ अभी के अभी। और हम देखते हैं कि मोर्गाना लीफे दोबारा आ जाती है, मतलब उसको आप जितनी बार भी मार लें वो मरने का नाम ही नहीं लेगी, वो एक तरह की इमोर्टल है और वो अपने सारे के सारे मॉन्स्टर्स को दोबारा लेकर आती है। और ऑसबॉर्न बोलता है अवेंजर्स मेरे पीछे रहो, और वो अपनी शील्ड के जरिए जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और वो वैनम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी पहले की तरह और उन लोग को लड़वा रही होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न बोलता है कि विक्टर क्या तुम मुझे सुन सकते हो, अब हमें तुम्हारी सीरियसली मदद की ज़रूरत है। तो विक्टर बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है लड़ने के लिए। तो बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। तो वहीं से उसके लोग बोलते हैं हैमर के कि ऑसबॉर्न हमने तुम्हारी सिस्टम के अंदर सारी की सारी मोर्गाना लीफे की फाइल्स डाल दी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमने सोची थी। और इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मल ऑसबॉर्न वहाँ से विक्टर को उठाता है और उड़ाते हुए अपने साथ लेके जा रहा होता है। तो विक्टर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। और वो बोलता है मार्वल बॉय कि देखो बॉस हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो मिस मार्वल बोलती हैं कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और तुम लोग वो करते रहो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। और इस तरह वहाँ पे वो लोग जो होते हैं बाकी के एवेंजर्स वो सारे के सारे मॉन्स्टर से लड़ने में लगे होते हैं। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मॉर्गन लीफे, हाँ मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे पास इस तरह से आई है लौट के। खैर मुझे वो सब जानना नहीं है, ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। तो विक्टर बोलता है कि हाँ मुझे भी नहीं जानना। तो बोलता है कि मुझे ये बताओ कि इसको रोका कैसे जाएगा, मतलब तुम हिल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है। तो बोलती है कि उसने मुझे जो है इस आर्मर के अंदर जमा दिया है, कुछ मिस्टिकल बैरियर्स हैं जो उसने बना दिए हैं और मैं अपना हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ उस स्पेल को कास्ट करने के लिए जो कि इसको रोकने के लिए ज़रूरी है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है चलो, खैर मुझे ये बताओ कि इसको रोका कैसे जाएगा।
तो डूम बोलता है कि तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं है जिसके जरिए तुम उसको रोक सको। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ विक्टर कि तुम मुझे बताओ कि इसको कैसे रोका जाएगा। तो बोलता है कि वो जो है टाइम स्ट्रीम के अंदर ट्रैवल कर रही है आगे और पीछे, वो जो है इस पूरे के पूरे टाइम स्ट्रीम को करप्ट कर रही है अपने सेल्फिश पर्पस के लिए। इसलिए तुम्हें भी जो है टाइम के अंदर ट्रैवल करके वापसी उस वक्त जाना होगा जब ये सारा साइकिल शुरू हुआ था, जब उसकी ये मैडनेस शुरू हुई थी, और उससे पहले जाके तुम्हें उससे निमटना पड़ेगा, क्योंकि अब वो साइकिल शुरू हो चुका है और वो उसको हम जितनी बार भी मार लें वो मरने का नाम नहीं लेगी और वो वापसी लौट कर आती रहेगी और हमारे ऊपर और ज़्यादा भारी पड़ती रहेगी पहले से। तो ऑसबॉर्न बोलता है क्या तुम ये सब कर सकते हो, मतलब टाइम में पीछे जा सकते हो। तो बोलता है कि हाँ मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मेरा आर्मर वो फ्रोज हो चुका है, मैं नहीं जा सकता हूँ उस तरह से। तो बोलता है फिर मुझे तुम अपने सर्वर्स का एक्सेस दो, मैं उसके ज़रिए हम दोनों को वहाँ पे लेके चलूँगा। तो बोलता है कि नहीं, मैं विक्टर वॉन डूम हूँ और मैं अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, चलो अब जल्दी से अपना आर्मर खोलो। तो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ एक यही तरीका है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, आर्मर को खोलो ताकि उसके जरिए मैं तुम्हारी फाइल्स को एक्सेस कर सकूँ और हम लोग इस सबको ठीक कर सकें। तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है विक्टर, अब बस भी करो अपना गुरूर। लेकिन विक्टर वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है। तो बोलता है कि लॉर्ड इन द हेवेंस विक्टर, तुम्हारे अंदर आखिरकार कितना गुरूर मौजूद है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो तुम्हारे किंगडम और तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला है। और वहीं से हम देखते हैं कि मोर्गाना लीफे इनके पीछे आती है एक ड्रैगन के ऊपर बैठते हुए और बोलता है ऑसबॉर्न के डूम अब किस बारे में सोच रहे हो, क्या मुझे 3 तक गिनती करनी पड़ेगी। और इस तरह हम देखते हैं विक्टर वॉन डूम बोलता है कि ठीक है, अगर मुझसे गद्दारी करी ऑसबॉर्न तो अच्छा नहीं होगा। और इस तरह वो अपने आर्मर का पूरा एक्सेस जो है ऑसबॉर्न को दे देता है, जिसके जरिए वो वहाँ पे जो है टाइम मशीन को ऑन करता है, जो कि दरअसल एक क्यूब होता है, और बोलता है कि ठीक है अब हमें उस क्यूब के अंदर जाना होगा और हमें जो है कोऑर्डिनेट सेट करने होंगे। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, इतना तो मुझे भी पता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग उस क्यूब के अंदर एंटर हो जाते हैं और मोर्गाना लीफे उनका पीछा करती है, लेकिन वो पहुँच नहीं पाती है। इस तरह हम कैसल ऑफ मोर्गाना लीफ दोबारा 690 AD के अंदर शिफ्ट होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि वही सीन जहाँ पे वो बोल रही होती है कि वाटर ऑफ एवेलॉन, मुझे दिखाओ विक्टर वॉन डूम के वो कहाँ है, वो मुझसे कहाँ छुपा पड़ा है, जो कि सबसे पहले हमने देखा था। लेकिन हम देखते हैं जब वो वाटर ऑफ एवेलॉन के अंदर झांकती है तो पीछे नॉर्मन ऑसबॉर्न और विक्टर वॉन डूम खड़े होते हैं और बोलती है कि ये क्या है, ये तुम मुझे क्या दिखा रहे हो। और पीछे से विक्टर वॉन डूम जो है वो खड़ा होता है और बोलता है कि कोई नहीं है ऐसा शख्स जो कि विक्टर वॉन डूम के खिलाफ हाथ उठा सके। और इस तरह हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और विक्टर वॉन डूम यहाँ पास्ट के अंदर आ गए होते हैं मोर्गाना लीफे से लड़ने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।